हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर जो हम कर रहे थे, इसमें अभी हमने 4th पार्ट हमने कर लिए हैं। ये है हमारा 5th पार्ट वीडियो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था APC यहाँ पर APC और APS और यहाँ पर MPC भी देख लिया था, ठीक है। यहाँ पर MPS भी देखा था। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे टर्म डिस्कस किए थे और इनका जो है संबंध क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पुरानी, तो वो जल्दी से देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और यहाँ पर MPC तथा यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए MPC क्या होता है, ठीक है, MPS क्या होता है। तो देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर MPC, अब यहाँ पर मैं चारों चीज़ें मैं आपको एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चारों चीज़ें जो है MPC MPS जो है, ये चारों को चारों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके जो है डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपका पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है यहाँ पर अगर मैं डाउट आपका क्लियर करूँ तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर APC होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है APC होता है, दूसरा है APS होता है, ठीक है, APS होता है। और तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा MPC होता है और यहाँ पर MPS होता है, ठीक है, MPS होता है। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है APC, यहाँ पर APC है। APC आपको मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पर औसत यानी बचत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहाँ पर उपभोग, C का मतलब क्या हुआ, उपभोग। तो यहाँ पर याद रखिए उपभोग, ठीक है, उपभोग की बात करते हैं। यहाँ पर इसको सही से लिख लेते हैं। तो उपभोग, तो C का मतलब होता है हमारा उपभोग, का मतलब होता है हमारा यहाँ पर बचत। तो बचत हम लिख लेते हैं, ठीक है, बचत। और यहाँ पर ऐसे ही C का मतलब होता है उपभोग और S का मतलब होता है बचत, ठीक है। A का मतलब होता है औसत, ठीक है, एवरेज, हम एवरेज कहेंगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति P, यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति, P का मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। और यहाँ पर हो गया औसत उपभोग बचत, ठीक है, यहाँ पर औसत उपभोग बचत हो, औसत यहाँ पर क्या होगा, उपभोग, यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गई, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति हो गई, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, औसत, यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, औसत उपभोग, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। उसके बाद A पढ़ेंगे, फिर S पढ़ेंगे, फिर P पढ़ेंगे। तो यहाँ पर औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि A का मतलब जो होता है यहाँ पर औसत होता है, औसत, ठीक है, A का मतलब औसत हो गया और P का मतलब हो गया प्रवृत्ति, ठीक है, P का मतलब प्रवृत्ति हो गया। और M का मतलब होता है सीमांत, ठीक है, M का मतलब हो गया सीमांत। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है, ये भी प्रवृत्ति होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति और MPC सीमांत बचत, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे, सीमांत पहले पढ़ेंगे पहले M यानी पहले स्टार्टिंग वाला पढ़ना है, उसके बाद फिर लास्ट वाला पढ़ना है, उसके बाद फिर सेंटर वाला यानी बीच वाला पढ़ना है। तो यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। उसके बाद MPS यानी मार्जिनल मतलब, ठीक है, यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर आपको नाम क्लियर हो गया। अब देखिए आई होप दोस्तों आपको जो है इनके नाम में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया। देखिए सिंपल, आपको अगर किसी का भी नाम पढ़ना है ना, तो आपको याद रखना है C का मतलब उपभोग होता है, S का मतलब बचत होता है, A का मतलब जो है यहाँ पर A का मतलब औसत होता है, ठीक है,
पी माने प्रवृत्ति होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है तो आप फिर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, पहला वाला पढ़ना है, फिर लास्ट वाला पढ़ना है, फिर बीच वाला पढ़ना है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कोई ये आ जाता है तो मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, अब मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर औसत बोलूंगा, फिर बचत बोलूंगा, फिर प्रवृत्ति बोलूंगा, औसत बचत प्रवृत्ति। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। अब देखिए इनके फॉर्मूला कैसे हम याद करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूला ये देखिए, अब ये होते क्या हैं ये मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कि हमें समझना होगा कि होते क्या है। हमने नाम तो याद करना सीख लिया, हमने सीख लिया कि इन्हें क्या कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो हमने सीख लिया, लेकिन हमें पता नहीं है ये होते क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब देखिए औसत बचत प्रवृत्ति, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ना तो वो ज़रूर देख ले, आपको जो है औसत बचत प्रवृत्ति यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस अगर वो नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी आपको जो है चारों में एक साथ क्लियर करूँगा, आपको एक साथ मैं सबका जो है बता दूंगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को यहाँ पर कि ये समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से मैं बताऊंगा कि आप जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे, आपको जो है एक एक चीज़ क्लियर होगी, पता होगी और बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले हमने नाम याद कर लिए, ठीक है। नाम आपको पता है कैसे याद करना है, पहला वाला बोलना है, फिर लास्ट वाला, फिर बीच वाला, ठीक है। जैसे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। बस आपको ऐसे नाम याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम जो है हमें पता होना चाहिए होती क्या है ये चीज़ें। तो औसत का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये सैलरी कमाता है, ठीक है, ये कुछ काम करता है और ये 10,000 रुपये कमाता है। अगर ये 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो ये यानी उपभोग भी तो खर्च करेगा ना, खर्च पर यानी 10,000 रुपये ये खर्च भी करेगा, ठीक है। इसको आटा लेना है, राशन लेना है, अपने जो है यहाँ पर खाना पीना खाना है, घूमने जाना है, ठीक है, तो इसके खर्च भी होते हैं। तो वो खर्च कितना खर्च करता है, एवरेज खर्च कितना है, मतलब औसत खर्च वो कितना करता है, ठीक है। तो वो औसत खर्च कितना करता है उसे जब हम निकालेंगे तो ये औसत बचत, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी। यानी उपभोग पर इस व्यक्ति ने खाने पीने पर खर्च कितना किया, घूमने पर कितना खर्च किया। तो जब हम बचत के आधार पर इसकी गणना करते हैं तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालते हैं। तो यहाँ पर बचत के आधार पर जब ऐसी गणना करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा ये इस तरह से ये हमारा एपीसी निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर वहीं हम यही एपीसी की गणना यानी एपीसी, ये एपीसी यानी एपी की गणना हम करेंगे एस के आधार पर, बचत के यहाँ पर क्या है, एस मतलब बचत है, बचत के आधार पर जब हम करेंगे, मतलब ये 10,000 रुपये कमाता है और 10,000 में से कितनी बचाता है कि मान लीजिए एक महीने इसने जो है 2,000 बचा लिए, एक महीने अगले महीने 3,000 बचा लिए और उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ उसने 2,500 बचा लिए। तो ऐसे जो है ये अलग अलग बचाता है, तो इसकी एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, ठीक है। औसत निकालने के बाद जब हम बचत के आधार पर अब इसकी गणना करेंगे तब इसे यहाँ पर एपीएस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना खर्च मतलब बचत कर रहा है तो ये एपीएस निकलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एमपीसी। अब यहाँ पर देखिए ए हट गया, ए को भूल जाइए। अब बात करते हैं मार्जिनल, सीमांत की। सीमांत में क्या है, अगर मान लीजिए ये सीमा है, ठीक है, ये सीमा है और ये मान लीजिए एक तीर जा रहा है और ये तीर जो है यहाँ तक है, इसकी लिमिट है, लेकिन ये तीर यहाँ पर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये अगर बाहर निकल जाता है, ये लिमिट है लेकिन ये बाहर निकल गया और ये जितना बाहर निकलेगा, ये सीमा है, ये सीमा के अंत से बाहर निकल गया तो ये सीमांत है पूरा। ये क्या, सीमांत मतलब सीमा के अंत का भाग है, सीमांत है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति की 10,000 रुपये सैलरी है, अगर 10,000 रुपये सैलरी है तो आप पता है आपको कि 10,000 तक ही ये व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन कहीं आप सोचिए ज़रा, इसका प्रमोशन होता है और इसकी सैलरी हो जाती है 12,000 रुपये, ठीक है। तो पहले तो इसको 10,000 मिलते थे लेकिन अब इसे 12,000 मिलते हैं। तो यहाँ पर ये पहले ये 10,000 कमाता था तो ये 10,000 का ही सामान खरीद सकता था, लेकिन अब ये 12,000 कमाता है तो ये 12,000 तक का सामान खरीद सकता है, ठीक है। मतलब ये 2,000 जो एक्स्ट्रा खरीद सकता है ना, इसे ही सीमांत कहते हैं। यानी आय में जितना परिवर्तन आता है, तो ये मार्जिनल मतलब कि जितना परिवर्तन आया, ठीक है। एम मतलब परिवर्तन की बात हो रही है, मार्जिनल इंग्लिश में हम मार्जिनल बोलते हैं इसको, ठीक है, और हिंदी में सीमांत कहते हैं। तो मार्जिनल यहाँ पर आप याद रखें, अगर सीमांत से आपको समझ नहीं आ रहा, मार्जिनल, ठीक है,
कि जितना आपका बड़ा है यानी या जितना परिवर्तन हुआ है, तो जितना आपका परिवर्तन हुआ वो आपका एमपी। अब इस परिवर्तन जितना परिवर्तन होगा यहाँ पर एमपी में आ गया। परिवर्तन की जब बात हो तो एमपी लगाएंगे यानी एम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर एमपीसी लिख दिया। ठीक है, एमपीसी का मतलब क्या होगा, जब हम ऐसा परिवर्तन की गणना बचत के आधार पर करेंगे, यानी हम इस बचत के आधार पर यानी सॉरी उपभोग के आधार पर करेंगे, जैसे कि इसने कितना खर्च किया है, क्योंकि ये एमपीसी है यानी मार्जिनल यहाँ पर सीमांत या उपभोग प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर जब हम इसकी गणना उपभोग यानी मार्जिनल यहाँ पर जो ये बचत प्रवृत्ति के उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर जब इसकी गणना करेंगे तो हम ये एमपी से कहलाएगा। और वहीं पर अगर एमपी की गणना बचत के आधार पर करेंगे, ठीक है, कि कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो इसने क्या हुआ, जितना परिवर्तन हुआ है उसमें इसने क्या किया होगा, बचत भी की होगी। मान लीजिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा इसको मिल रहे हैं, तो इसने सोचा कि 2000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्यों ना मैं 500 रुपये बचत कर लूँ। 500 रुपये ये इसने बचत कर लिए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बचत भी की होगी इसमें से। तो यहाँ पर जितनी बचत की है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बचत के आधार पर भी हम यहाँ पर एमपीसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको यही क्लियर करना था। अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है कि यानी जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो एमपीसी एमपीएस आते हैं। ठीक है, जब हम परिवर्तन की बात एमपीसी उपभोग के आधार पर करते हैं तो एमपीसी होता है। जब हम परिवर्तन की बात बचत के आधार पर करेंगे तो हम एमपीसी लिखेंगे। ठीक है, जब हम औसत उपभोग की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, ठीक है, औसत की बात करेंगे यानी उपभोग के आधार पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एपीसी हो जाएगा, तो और यहाँ पर एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें अंतर क्या होता है, ये होते क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में कि इनका फॉर्मूला क्या होता है वास्तविकता में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका फॉर्मूला हम समझेंगे क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एपीसी, ठीक है, हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर था y = c+s, मतलब होता यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एपीसी और एपीएस इन दोनों का जोड़ था 1। ठीक है, एपीसी और एपीएस का मतलब दोनों का जोड़ 1 था। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, कि आपको याद रखना है कि एपीसी, ठीक है, एपीसी और यहाँ पर क्या होगा, एपीसी और साथ में क्या है हमारा एपीसी और एपीएस, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 1। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो आपको याद रखना है हमेशा। ये क्या याद रखना है कि यहाँ पर हमारा ये जो बचत है, यहाँ पर क्या है एपीसी। अगर मैं ए वालों को जोड़ूँ, ये ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हमें क्या करना है, ए वालों को जोड़ना है। तो एपीसी एक बार सी हो गया उपभोग, फिर एपीएस हो गया। ठीक है, इक्वल टू होता है 1। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 1। अब ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है, एपीसी को जोड़ेंगे एपीएस में तो 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारा खर्च है, ये व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च है मान लीजिए। ठीक है, ये सी लगा हुआ है, मतलब उपभोग किया, खर्च किया, यहाँ पर बचत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये किस में से किया होगा, इस व्यक्ति को आय मिली है, रोजगार मतलब पैसा मिला है काम करने से, उसमें से इसने खर्च किया होगा बिल्कुल, और इसको पैसा मिला है तो उसमें से इसने बचत की होगी। तो यानी अगर इसको पैसा मिला, कमाया इसने, तो ये 2 चीज़ें कर सकता है, या तो उसे खर्च कर सकता है या फिर उसे बचा सकता है। तो हम 2 चीज़ें मान के चलते हैं, 2 चीज़ें कर सकता है, तो हम दोनों को ही जोड़ देंगे, तो ये इक्वल टू यहाँ पर इसकी सैलरी आ जाएगा, मतलब हम इसको इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू वाई हम लिख सकते हैं, तो ये था। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू, यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वाई कट जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है, और ये समीकरण हमारा बन जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिए, समीकरण कैसे बना आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, ये चीज़, ये फॉर्मूला हो चुका है हमारा। अब देखिए इनका अलग अलग फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। अब मतलब कहने का मतलब है इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, संख्या में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लेकिन हम इनकी अलग, मान लीजिए आपसे कह दिया एमपीसी की गणना करो, एमपीसी निकालो,
क्या वैल्यू होगी MPC की, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर आपको किसी का भी, देखिए इस चारों का मैं एक साथ बता रहा हूँ, एक बार में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर चारों में से किसी का भी पूछ लिया जाए ना, तो बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आप एक ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक है वो, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, एम की बात करें तो क्या याद रखना है, एम का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर एक त्रिभुज का इस तरह का निशान आता है, ठीक है। ये त्रिभुज का इस तरह का निशान है। परिवर्तन की बात करें तो ये वाला निशान लगा लेना है, ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की बात ना करें तो आपको क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला पूछ लिया आपसे कि इसका फॉर्मूला APS का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको कोई भी फॉर्मूला पूछे, ठीक है, आपको हमेशा नीचे y लिख देना है, ठीक है, नीचे हमेशा y लिख देना है। अगर APS पूछ रहा है, ठीक है, M नहीं है, हमें पता है M नहीं है, APS पूछ रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर APS पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, ये लास्ट वाला उठा के यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे रख देना बस, ठीक है। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या कर देना है, APS, ठीक है। बस क्या करना है, APS पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका S लास्ट वाले का उठा के यहाँ रख देना है और Y तो सब में ही आएगा। कोई भी उठा के देख लो किसी भी का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मैं इसका अब इसका लिखूंगा, इसका कैसे लिखूंगा, सिंपल सी बात है, मेरा ये क्या है, APC है, तो यहाँ पर C को मैं उठा के यहाँ लिख दूंगा और Y मेरा नीचे आ जाएगा, हो गया मेरा फॉर्मूला। उसके बाद ये MPC वाला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए MPC, यहाँ पर C है, C को उठा के यहाँ पे लिख दो और यहाँ पर Y लिख दो, सिंपल। Y तो सब में आने वाला है और यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंस है, ये M है, परिवर्तन की बात कर रहा है। मैंने कहा इसको याद रखो, अगर परिवर्तन की बात कर रहा है तो आपको ये वाला निशान यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं दोनों के यहाँ पर निशान। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है MPS। MPS में क्या है, सिंपल सा है, S यहाँ पर रखो, नीचे Y रखो और आपको पता है M है मतलब परिवर्तन है, तो परिवर्तन वाला निशान लगा दो। तो हो गए चारों के फॉर्मूले, हमको पता चल गए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इन चारों में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है, इनके मतलब क्या, इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जो है क्या उपभोग बचत, यहाँ पर इस तरह से आपकी फुल फॉर्म बता दी। साथ में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पर इनको याद रखना है, ठीक है, कैसे इसके जो है यहाँ पर फॉर्मूले निकालने हैं, फॉर्मूले आपको कैसे लिखने हैं, ऑटोमेटिक आप कैसे लिख सकते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आप थोड़ी थ्योरी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है पूरा, ये आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ना जो चीज़ें, तो वो बहुत ही आसानी से आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही जो है काफ़ी बहुत ही कन्फ्यूजन था। अगर मैं ऐसे ही पढ़ा देता थ्योरी तो आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आती, आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अब हम जो रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रमाण की बात कर रहा है कि Y में परिवर्तन, C में परिवर्तन S के परिवर्तन के बराबर होता है। अब ये भी क्या है, ये भी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरा एक व्यक्ति की कीमत, वो सैलरी थी 10,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद हो गई वो 12,000 रुपये कमाने लग गया, उसकी 2,000 रुपये बढ़ गई। तो अब हम ये देखिए परिवर्तन का निशान है। अब यहाँ पर बात होगी MPC की, MPS की, ठीक है। अगर बचत की बात कर रहे हैं तो MPS की हो जाएगा, अगर उपभोग की बात कर रहे हैं, खर्च की बात हो रही तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है, अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि देखिए सिंपल सी बात है, इसकी परिवर्तन कितना हुआ, 2,000 रुपये है। तो यहाँ पर मार्जिनल सीमांत M की वैल्यू कितनी होगी, 2,000 हो गई एक तरीके से, ठीक है, 2,000 हो गई। तो ये 2,000 रुपये में से एक व्यक्ति है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ये 2,000 रुपये में से ही कितना बचत करेगा, कुछ बचत कर लेगा, यहाँ पर कुछ खर्च कर लेगा, C कर लेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ ये बचत भी कर लेगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन वाली है, तो बस सिंपल क्या है, इसके अंदर परिवर्तन का निशान लगा दो और बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह रहेगा, ठीक है।
अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी ना इससे, तो वो आपको ये अभी अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, ये वाई क्या है, जितना ये कमा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये कितना, इसकी टोटल क्या है, टोटल आय कितनी हुई 2000। 2000 में से मान लीजिए इसने कितना खर्च किया, यहाँ पर 1500 रुपये खर्च कर दिया और 500 रुपये बचा लिया, तो 2000 ये भी हो गया। 2000 इक्वल टू वाई हमारा कमा ही रहा है, मतलब परिवर्तन हो ही गया है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों पक्ष y से भाग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों को y से भाग कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला भी निकल कर आ गया। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया था, हमने अभी देखा था यहाँ पर APC प्लस में हमारा क्या था, APS इक्वल टू 1 निकला था। ठीक है, उसी तरह से MPC प्लस यहाँ पर MPS इक्वल टू 1 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर करके देखते हैं, इसको अगर मैं इधर लेकर चला जाऊं तो यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो रखा है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ इस वाले में देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा MPC MPS, यहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हमें 2 फार्मूले मिल चुके हैं। ठीक है, इन पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया इन पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूंजी निर्माण निवेश। ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए लेंथी है, लेकिन जो समझाने वाली चीज़ थी, इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में, वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी है, जो कि ये था आपका जो है APC MPS, यहाँ पर ये जो APS MPC MPS। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से और जो है आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और ज़्यादा और मेहनत करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।